हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अपन आज डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में सॉइल केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं और संभावित क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने निर्धारित ब्लूप्रिंट जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, इस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात है कि किस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और दूसरी चीज़ कौन से क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा के अंदर 100% चांस है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन पहले चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे कि जो मृदा खनिज एवं चट्टान एवं अपक्षय वाला जो चैप्टर है, मृदा निर्माण वाला, तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और एक रिक्त स्थान और एक अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से आ सकते हैं। तो पहली बात कि पहले चैप्टर से जो वस्तुनिष्ठ है वो 4 ही आएंगे। अब वो 4 कहाँ से आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे तो पहला जो टॉपिक है सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जब चैप्टर की अपन, तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर से 100% एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा अगला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वहां से ऑब्जेक्टिव आने के 100% चांस होंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि जो मृदा निर्माण प्रक्रम है उसके अंदर लेटेराइजेशन और जो पॉडजोलाइजेशन वाला जो प्रक्रम है उसके अंदर से कौन सा सिलिका का जो अनुपात है वो कहाँ नीचे चला जाता है और कौन सा जो सिलिका की लेयर है वो ऊपर रह जाती है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, या डिसिलिकेशन या सिलिकेशन। तो आगे अपन इसके अंदर बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसके अंदर खनिज के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि एपेटाइट का सोर्स क्या है, फॉस्फोरस से अपन को एपेटाइट मिलता है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपक्षय से क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि अपक्षय का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अपन बात करेंगे टेम्परेचर का, कि उसके अंदर 3 प्रकार का अपक्षय होता है। कौन कौन सा, एक तो भौतिक, रासायनिक और एक जैविक, 3 प्रकार का अपक्षय होता है जिसमें भौतिक और रासायनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आगे अपन सेकंड चैप्टर के अंदर बात करेंगे मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एक तो नाइट्रोजन साइकिल, और अगला क्वेश्चन होगा जो ह्यूमस है वो मृदा के भौतिक गुणों और रासायनिक एवं और जैविक गुणों के ऊपर क्या प्रभाव दिखाता है। यहाँ से तो इस चैप्टर से 2 ही जगह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एक तो नाइट्रोजन साइकिल जिसमें अपन ऑर्गेनिक मैटर का जब यूज करते हैं फिर भी कोई भी प्लांट है वो अपनी आयनिक अवस्था में ही आयन को ग्रहण करता है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर जब सारी चीज़ों का डिस्कस करते हैं तो अपन को 2 ही जगह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि नाइट्रोजन साइकिल से, और दूसरा क्वेश्चन होगा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर ह्यूमस का क्या प्रभाव होता है। तो ह्यूमस से और नाइट्रोजन साइकिल से 100% आएंगे, और इस चैप्टर से 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तीसरे चैप्टर के अंदर जब हम बात करेंगे मृदा कोलाइट के अंदर तो बहुत बारीकी से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो मृदा कोलाइट के अंदर से सबसे ज़्यादा अकार्बनिक कोलाइड से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होंगे, और अकार्बनिक कोलाइड के अंदर से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कौन से आएंगे कि सबसे ज़्यादा मोंट मोरेलाइट का सूत्र, कौन सी मृदाओं के अंदर मोंट मोरेलाइट की अधिकता होती है, मोंट मोरेलाइट का अनुपात और केओलिनाइट का अनुपात, यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसकी संरचना और सूत्र क्या है, 100% 1.5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो मृदा कोलाइड से संरचना और सूत्र ये 100% आएगा, और मृदा कोलाइड के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। आगे अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर है आयन विनिमय। आयन विनिमय के अंदर अपन जब बात करेंगे तो आयन विनिमय के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा यूनिट का पूछा जाएगा कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी किसे कहते हैं और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की यूनिट क्या है, और आयन विनिमय कितने टाइप का है, और आयन विनिमय के अंदर कौन कौन सी यूनिट हैं, जैसे क्षारीय विनिमय किसे कहते हैं, अम्लीय विनिमय किसे कहते हैं, और अम्लीय विनिमय और क्षारीय विनिमय की यूनिट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होंगे, और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आगे जब मृदा अपक्रिया के अंदर अपन जब बात करेंगे कि
मृदा अपक्रिया के अंदर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मृदा अपक्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएच के अंदर से, और पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, और कौन कौन सी मृदाओं का कितना पीएच होता है, और दूसरी चीज़ किस फसल के लिए कितना पीएच इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, मृदा अपक्रिया के अंदर की जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कितने पीएच पे काम करते हैं, कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए कितने पीएच पे उपलब्ध होता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज देखो बेसिकली अपन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 1 नंबर का और सबसे ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो अपन यहाँ से अगर इन क्वेश्चनों को राइट कर लेंगे तो आगे जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके अंदर ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बड़े क्वेश्चन उन चैप्टरों से पूछे जाएंगे नहीं, इतने नीचे वाले चैप्टरों से बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी बता देंगे तो मैं। तो मृदा अपक्रिया वाले चैप्टर से अपन बात करेंगे तो यहाँ पे तो एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी पूछे जाने के चांसेस कौन से हो सकते हैं कि पीएच शब्द किसने दिया, पीएच और पीओएच का योग कितना होता है, अगर किसी भी विलयन का पीएच इतना है तो उसका पीओएच कितना होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और सूक्ष्म जीव कितने पीएच पे आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं, किसी भी मृदा के लिए पीएच कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें अपन इसके अंदर करेंगे। अगला जो 6 नंबर का चैप्टर है अम्लीय, लवणीय और क्षारीय मृदाओं को प्रभावित मृदाएं, तो यहाँ पे एसिडिक और सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की जो टेबल है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेगा, साल्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, दूसरी चीज़ किस सॉइल के अंदर उसकी विद्युत चालकता कितनी हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों की बात कर लेगा। दूसरी चीज़ लवणीय और क्षारीय मृदाओं को बनने के कारण और अम्लीय मृदाएं बनने के कारण और सुधार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और इसके अंदर से माइनर जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा कि कौन सी मृदाओं का सुधार किस पदार्थ से किया जाता है, यानी किस केमिकल्स का यूज किया जाता है कि जिस मृदाओं का सुधार हो जाए। तो जैसे जिप्सम है तो क्षारीय मृदाओं के लिए सुधारने के लिए यूज किया जाता है, और अम्लीय मृदाओं के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछे जाने के चांसेस होंगे। अगला इसका परसेंटेज भी पूछ लिया जाएगा कि जैसे जिप्सम है उसके अंदर कैल्शियम कितना परसेंट होता है, फॉस्फोरस सल्फर कितना परसेंट होता है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। आगे अपन बात करेंगे तो पादप के आवश्यक पोषक तत्वों से जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बता दिया है कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर और आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेना कि क्लासिफिकेशन में से आएगा कि कौन सा पोषक तत्व गतिशील है, कौन सा अगतिशील है, आर्नन और स्टाउट के द्वारा कौन सी अवधारणाएं दी गई। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा अपन बात करेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ असेंसिलिटी यानी किसने दिया, आर्नन और स्टाउट ने, और उनके कितने क्राइटेरिया हैं, और किस पोषक तत्व में किसी पादप में अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो कहाँ पे वो पोषक तत्व के जो लक्षण है वो नज़र आएंगे, किस पादप में किस जगह पे, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो दे रखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की जो लघुत्तरात्मक जो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज़्यादा अभी की एग्जाम की दृष्टि से ये बताया है कि जो पादप पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसकी जो क्रिया विधि है वो 4 स्टेप हैं, वो सारे की सारे पूछे जाने की संभावना रहेगी इस टॉपिक से। और अगला यहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे ज़्यादा इन चैप्टरों से पूरी जो सॉइल केमिस्ट्री है उनका सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से है, 8वें चैप्टर से। तो उर्वरक और कृषि 9 नंबर का चैप्टर है ये प्रदूषण वाला, और जैव रसायन और जैविक खाद वाला, और डेयरी केमिस्ट्री वाला। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा उस पेपर के अंदर बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली अपन उर्वरक के अंदर बात करेंगे तो उर्वरक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा बात करेंगे अपन की एक अभिक्रिया पूछी जाएगी कि किसी भी उर्वरक को जब मृदा के अंदर डाला जाता है तो वो कौन सी अपक्रिया कैसे करता है, यानी कैसे आयन को विस्थापित करेगा और कौन सी अवस्था में पादप उसको ग्रहण करते हैं।
तो सबसे ज़्यादा अभी एग्जाम की दृष्टि से और पुराने पेपरों को देखा गया है तो अभी जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, कैन यानी किसान खाद, ये वाला क्वेश्चन, और अमोनियम सल्फेट और DAP को एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मानना है और यही क्वेश्चन शायद 2024 के अंदर पूछा जाएगा। 100% कह सकते हैं कि अगर उर्वरक के अंदर से क्वेश्चन आया तो सबसे ज़्यादा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो अभिक्रिया से आएगा और 3 ही जगह से आएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट और DAP के अंदर से पूछे जाने के चांसेस होंगे। और अगली जो इसके अंदर से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि नाइट्रेट वाले उर्वरक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अमोनिकल जो उर्वरक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, नाइट्रेट वाले जो उर्वरक होते हैं उनको कौन सी क्षेत्रों में डाला जाता है और अमोनिकल उर्वरक को कौन से क्षेत्रों में डाला जाता है, कौन से उर्वरकों का निछालन सबसे ज़्यादा होता है, कौन से क्षेत्रों का निछालन कम होता है, कौन से उर्वरकों का निछालन कम होता है। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे इस चैप्टर से बात कर ली, तो 100% ये चैप्टर जो कवर करेगा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा वो अभिक्रिया से ही आएगा। और अभिक्रिया से भी कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना है इसको। और अगला अपन जब प्रदूषण के अंदर जब बात करेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत लेंथी जो ये चैप्टर है, इसके अंदर सबको ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर से जो माइनर जो क्वेश्चन आएंगे वो पीछे की जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसका जो पीछे वाला पोर्शन है कि किस केमिकल को जब अपन यूज करते हैं तो उसकी प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है, दूसरा प्रतीक्षा अवधि कहते कैसे हैं, दूसरा कौन से केमिकल जहरीले रसायन जो होते हैं उनके ऊपर कैसे रंग का टैग होता है, कम जहरीले होते हैं उनके ऊपर कैसे रंग का टैग होता है। जो टेबल जो बुक के अंदर है वहाँ से 100% 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उर्वरक की स्थापना जब अपन ने उर्वरक फर्स्ट में बनाया तो कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया और किस उर्वरक से स्टार्ट किया गया। दूसरी चीज़ यहाँ तो अपन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इस जगह से क्वेश्चन आएगा। और पहले जो इसके पेज हैं यानी 1906 में SSP स्टार्ट हुआ बनना, SSP किससे बनाया जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन कौन से तत्व होते हैं, किससे बनाया जाता है, ये उर्वरक मृदा के अंदर जाने के बाद में कैसे अपन की सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेडेट करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CO2, तमाम तरह की नाइट्रस ऑक्साइड जितनी भी गैसें हैं ये पॉल्यूशन कैसे क्रिएट करती हैं। तो वाटर, एयर, जितनी भी सॉइल पॉल्यूशन है ये कैसे इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली अभी मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया है। अब यहाँ से अपन बताएंगे कि जो कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण है इसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो एक ही पूछा जा रहा है। कितना पूछा जाएगा? एक। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके मानना कि सन के अंदर से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सन के अंदर कौन सा उर्वरक बनना स्टार्ट हुआ और कौन से उर्वरक में सबसे हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है। और जो पीछे जो टेबल बनी हुई है बुक के अंदर कि कौन से रसायन के ऊपर कैसे रंग का टैग होता है ये। और अगला जब अपन बात करेंगे इससे बड़े क्वेश्चन की, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा जो माना जा रहा है वो वायु प्रदूषण के अंदर से। और सबसे ज़्यादा अगला जब हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर वो माना जाएगा नाइट्रेट वाले पदार्थों से कैसा पॉल्यूशन होता है और फॉस्फोरस वाले उर्वरकों से पॉल्यूशन कैसा होता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और अगर उर्वरकों का यूज कर रहे हैं तो अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो अपन को बायोपेस्टिसाइड किसको कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड की डेफिनेशन, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना रहेगी। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री से जो चैप्टर है इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर जो वेटेज है वो फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे शुगर्स के बीच के अंदर जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो फॉस्फेट को जोड़ता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, विटामिन कितने टाइप का होता है। और अगला जो अपन बात करेंगे कि
कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट की टाइप और उनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो 100% आने के चांसेस हैं, और पॉलीसैकेराइड और इनके उदाहरण, संभावित उदाहरण, और अभी जो एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर से जैव रसायन के अंदर से क्वेश्चन आएगा वो विटामिन और एंजाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आगे अपन बात करेंगे जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जैविक खाद और जैव उर्वरक के अंदर उर्वरक और जो कार्बनिक खाद होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस पूछे जाने की संभावना है। और अगला जो है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक और फास्फोरस वाले जैव उर्वरकों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक, जिसमें अभी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल और एजोला को एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट समझा जाए। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, और इसके प्रयोग की विधि। आगे जब अपन बात करेंगे तो कंपोस्ट की अगर विधि पूछ लेगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट है उसका मृदा के अंदर क्या लाभ है, हरी खाद का मृदा के अंदर कैसे यूज करते हैं अपन, हरी खाद मृदा के अंदर उसकी मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव डालती है। आगे जब डेयरी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो देखो एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट इसके अंदर से क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी वाले ही पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा। और थ्योरी वाले क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा कि दूध का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं, और पनीर कैसे बनाते हैं अपन, दूध का संगठन कैसा होता है, और मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ कितनी मात्रा के अंदर होती है, जो वसा है उसका कैसे अपन वसा को दूध के अंदर से निकालते हैं, गर्वर मशीन कैसे काम करती है, पनीर कैसे बनाया जाता है, ये विधियों के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। अब अपन ने इन चैप्टरों के अंदर सारी की सारी चीज़ें बात कर ली, एक क्लास के अंदर सारी की सारी चीज़ें कंक्लूजन करना पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ तक पॉसिबल है जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर जो बता दिया है अगर उसके ऊपर फुल तरीके से डिस्कस किया गया तो 100% चांस रहेंगे कि इन चैप्टर के अंदर जो मैंने बताया है वो एग्ज़ाम के अंदर यूं कि यूं आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये वाले जो चैप्टर हैं डेयरी केमिस्ट्री वाला बहुत लेंथी ये चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर अपन को विधियों के अंदर ही सबसे ज़्यादा याद करनी है। जितनी भी विधियां हैं कि किसी भी दूध का अपेक्षित घनत्व है वो कैसे निकालते हैं, लैक्टोमीटर कैसे काम करता है, ब्यूटेरोमीटर कैसे काम करेगा, सबसे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट माना जाए तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं यानी 1 से 6 तक वो सबसे ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव को कवर करेगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कोलाइड वाला, जिसके अंदर से बड़े क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा 1.5 नंबर का। अब तो बड़ा क्वेश्चन 1.5 नंबर का पूछा जाएगा तो संरचना और उसका सूत्र 100% चांस रहेंगे, और किसी भी कोलाइड का सरफेस एरिया कितना होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे किसके अंदर, कोलाइड वाले चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट अपन नीचे से 8वें चैप्टर में जब बात करेंगे तो 8वें चैप्टर से फिक्स क्राइटेरिया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, DAP और अमोनियम सल्फेट से 100% चांस होंगे कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक को जब मृदा के अंदर डाला जाता है तो कैसे कैसे वो अपक्रिया करेगा, कौन सा आयन विस्थापित करेगा जिसकी वजह से प्लांट कौन से आयन को इजी वे में यूज कर लेगा। और जब जैव रसायन वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे तो जैव रसायन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, विटामिन और एंजाइम की क्रिया विधि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जाम की दृष्टि से। और जैविक खाद और जैव उर्वरक के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा वो नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक में से 100% आएगा, 100%। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव उर्वरकों को जब यूज करते हैं कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता पे क्या इफेक्ट डालते हैं। और आगे कृषि रसायन वाला जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, बट बेसिकली यहाँ से क्राइटेरिया एकदम फिक्स है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पीछे वाले जो ये जो चैप्टर है इसके अंदर पीछे वाला जो पोर्शन है यानी 3 पेज का और आगे के 2 पेज हैं उनसे 100% ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक सारे के सारे पूछ लिए जाएंगे। और जो बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रेट वाले उर्वरकों को डालने से पर्यावरण में कैसे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कैसे क्रिएट होता है। जैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा वायु प्रदूषण के अंदर, तो तमाम तरह की गैसें इस वायुमंडल में सर्वाइव करती हैं जिसकी वजह से ओजोन का क्षय होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से जो अपन को बचाती है ओजोन लेयर, वो इससे क्या हो रही है, इसके ऊपर बैड इफेक्ट आ रहा है उसका।
तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। जैसे नाइट्रेट है, उससे नाइट्रोसोमीन कंपाउंड होता है जो कैंसरकारी रसायन है। अगला, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों के अंदर होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। आगे अब बड़ा क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो फिक्स है कि वाटर पॉल्यूशन के कम चांस रहेंगे और सबसे ज़्यादा जो चांस रहेंगे वो रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ हैं उनसे कौन कौन से, जैसे यूरेनियम, कैडमियम, थोरियम, इनकी वजह से कौन कौन सा जो पर्यावरण के अंदर कैसे प्रदूषण होता है। और दूसरी चीज़, अभी इस टॉपिक के अंदर जब बात करेंगे अपन तो सॉइल पॉल्यूशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रेडियो एक्टिव वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर शॉर्ट टाइप में पूछा गया तो एयर पॉल्यूशन का पूछा जाएगा। और यहाँ पे अपन बात करेंगे पादपों के आवश्यक पोषक तत्व में। तो पादपों के आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि बेसिकली सबको याद रहते हैं कि कार्य, यहाँ से फंक्शन इसके, और इसकी कमी के लक्षण, ये पूछ लिया जाए इसके चांसेस 50% हैं। बट कैसे कोई भी पादप कौन सी क्रिया विधि के थ्रू पोषक तत्वों को उपलब्ध करता है मृदा से, तो ये क्वेश्चन और क्राइटेरिया ऑफ असेंसिलिटी आर्नोल्ड स्टाउट के द्वारा जो ये मापदंड दिया गया उसके तीनों पॉइंट की कौन सी स्थिति में पादप पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं करता, अगर उपलब्ध नहीं करेगा तो उसका लाइफ साइकिल कवर नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इनके अंदर बात करेंगे। और यहाँ तक अपन ने वैसे कि पहले की क्लास के अंदर सर ने इसको वैसे तो डिस्कस कर ही दिया था, बट यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पूरा की पूरा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों वीडियो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना है इनको। और ऑल द बेस्ट।